नौकरी लगते ही पोस्टमास्टर को ओलापुर गांव में आना पड़ा। साधारण सा गांव, पास ही एक नील्हे साहब की कोठी है। साहब ने ही बड़ी कोशिश से यहाँ नया डाकघर खुलवाया है। हमारे ये पोस्टमास्टर कलकत्ता के रहने वाले हैं। पानी की मछली को रेत पर डाल देने से उसकी जैसी दशा हो जाती है, इस ठेठ देहात में आकर पोस्टमास्टर की भी वही दशा हुई। एक अंधियारे अटचाले में उनका दफ्तर है, जिसके पास ही एक सहरा भरा तालाब है और उसके चारों ओर जंगल। कोठी में गुमाश्ता आदि जो कर्मचारी हैं, उन्हें किसी से मिलने जुलने की फुर्सत ही नहीं, और वे किसी भले आदमी से मिलने के काबिल भी नहीं हैं। खास तौर से कलकत्ता के लड़के मिलनसार होते नहीं। किसी अपरिचित स्थान में आकर या तो वे अक्कड़ बन जाते हैं या बिल्कुल सुस्त और लचीले। इसी वजह से स्थानीय लोगों से उनका मेल जोल नहीं हो पाता। इधर हाथ में कामकाज भी कुछ ज़्यादा नहीं है। कभी कभी वे दो एक कविताएं लिखने की कोशिश करते हैं। पोस्टमास्टर की तनख्वाह बहुत कम है। खुद खाना पकाकर खाना पड़ता है और गांव की अनाथ लड़की उनका कामकाज कर देती है। इसके बदले उसे 2 जून कुछ खाने को मिल जाता है। लड़की का नाम है रतन। उम्र 12-13 साल की। ब्याह की कोई विशेष संभावना दिखाई नहीं पड़ती। शाम को जब गांव की गौशालाओं से घना धुआं कुंडली बनाकर ऊपर उठता, झाड़ियों में झिंगुर बोलने लगते, दूर गांव के नशेबाज गवैयों की टोली मृदंग करताल बजाकर ऊंची आवाज़ में गाना शुरू कर देती, तब अंधेरे चबूतरे पर बैठे बैठे वृक्षों का कंपन देखते हुए कवि के हृदय में भी धड़कन होने लगती। उस घड़ी घर के कोने में एक छोटा सा दिया जलाकर पोस्टमास्टर पुकारते, रतन। रतन दरवाजे पर बैठी इसी पुकार का इंतज़ार किया करती थी, लेकिन एक ही पुकार पर भीतर ना आती। कहती, क्या है बाबू, काहे बुलाते हो? पोस्टमास्टर, क्या कर रही है तू? रतन, अभी चूल्हा सुलगाने जाना है चौके में। पोस्टमास्टर, चौके का काम बाद में होता रहेगा, जा ज़रा तमाकू तो बना ला। थोड़ी देर में दोनों गाल फुलाए चिलम पर फूके मारती हुई रतन अंदर आती। उसके हाथ से चिलम लेकर पोस्टमास्टर झट पूछ बैठते, क्यों रतन, तुझे अपनी माँ याद आती है? वह बड़ा लंबा किस्सा है। कुछ याद है तो कुछ याद नहीं। माँ से ज़्यादा उसका बाप उसे प्यार करता था। बाप की याद थोड़ी थोड़ी आती है। मेहनत मजदूरी कर शाम को बाप घर लौटता था। उन्हीं में से 2-1 संध्या उसके मन पर चित्र की तरफ स्पष्ट बहुत अंकित है। यही नाते करते करते रतन पोस्टमास्टर के पैरों के पास ज़मीन पर बैठ जाती। उसे याद आता, उसका एक छोटा भाई था। बहुत दिन पहले बरसात के एक दिन गढ़ैया के किनारे दोनों भाई बहन मिलकर एक पेड़ की डाली को बंसी बनाकर झूठ मूठ मछली शिकार करने का खेल खेले थे। बहुत सी महत्वपूर्ण घटनाओं से अधिक यही बात उसे ज़्यादा याद आती है। इसी तरह बातचीत करते करते कभी कभी रात हो जाती और मारे आलस के पोस्टमास्टर को खाना बनाने की इच्छा न होती। सवेरे की बासी भाजी तरकारी बची होती और चूल्हा सुलगाकर रतन 2-4 रोटी सेक लाती। उसी से दोनों का रात का खाना हो जाता। किसी दिन उस अटपहलू झोपड़ी के कोने में दफ्तर की लकड़ी से बने तख्त पर बैठकर पोस्टमास्टर भी अपने घर की बात छेड़ देते। छोटे भाई, माँ और दीदी की बातें, और परदेश में अकेले घर में बैठे बैठे जिनके लिए हृदय काफ़ी व्यथित हो उठता था, उनका बातें करने लगते। ये बातें हर घड़ी मन में उमड़ती मुमड़ती रहती थीं, पर नीलकोठी के गुमाश्तों से नहीं कही जा सकती। वे ही बातें वे एक अनपढ़ छोटी लड़की से कहते चले जाते। उन्हें यह कतई असंगत न लगता। अंत में ऐसा हुआ कि वह लड़की बातचीत के दौरान उनके घर के लोगों का माँ, दीदी या दादा कहकर जिक्र करने लगी। यहाँ तक कि उसने अपने छोटे से हृदय पट पर उनके काल्पनिक चित्र भी बना लिए। एक दिन बरसात के बादलों से मुक्त दोपहर को कुछ गर्मी भरी सुख देने वाली हवा चल रही थी। भीगी घास और पेड़ पौधों से धूप पड़ने के कारण एक तरह की गंध निकल रही थी। ऐसा लगता था जैसे थकी हुई धरती की गर्म सांस शरीर पर पड़ रही हो। न जाने कहाँ का एक जिद्दी पंछी इस भरी दोपहरी में प्रकृति के दरबार में अपनी सारी एकरस शिकायतें बार बार बड़े ही करुण स्वर में दोहराता जा रहा था। पोस्टमास्टर के पास कोई काम न था।
पोस्टमास्टर यही देख रहे थे और सोच रहे थे कि काश इस समय अपने पास कोई अपना सगा होता, हृदय से सटी हुई स्नेह भरी कोई मानव मूर्ति होती। धीरे धीरे उसे ऐसा लगने लगा कि वह पंछी बार बार इसी बात को दोहरा रहा है। पेड़ों की छांव में डूबी सुनसान दोपहरी को इन पत्तों की मरमर ध्वनि का भी अर्थ कुछ कुछ वैसा ही है। कोई विश्वास नहीं करता और जान भी नहीं पाता, लेकिन इस छोटे से गांव के मामूली तनख्वाह पाने वाले सब पोस्टमास्टर के मन में ऐसे ही भावों का उदय होना असंभव नहीं है। पोस्टमास्टर ने एक लंबी सांस लेकर पुकारा, रतन। रतन उस समय अमरूद के पेड़ के नीचे आराम से बैठी एक कच्चा अमरूद खा रही थी। मालिक की आवाज़ सुनकर फौरन दौड़ती हुई आई और हाँफती हुई बोली, दादा, मुझे बुला रहे हो? पोस्टमास्टर ने कहा, तुझे मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ना सिखाऊंगा, कहकर सारी दोपहर छोटा अ बड़ा आ सिखाते रहे और इस तरह थोड़े ही दिनों में उसे संयुक्ताक्षर तक पढ़ा दिया। सावन में वर्षा का कोई अंत नहीं। ताल तलैया नदी नाले सब पानी से लबालब भर गए थे। दिन रात मेंढकों की टर टर और वर्षा की अमझम गूंजती रहती थी। गांव के रास्तों पर चलना फिरना बंद हो गया था। नाव पर बैठकर हाट जाना पड़ता था। एक दिन सवेरे खूब बादल छाए हुए थे। पोस्टमास्टर की छात्रा बहुत देर तक दरवाजे के पास प्रतीक्षा में बैठी थी, किंतु दूसरे दिनों की तरह नियमित पुकार जब देर तक नहीं सुन पड़ी तो वह अंत में खुद ही अपनी पोथी और बस्ता लिए कमरे में अंदर पहुंची। देखा, पोस्टमास्टर अपनी चारपाई पर पड़े हैं। यह सोचकर कि वे आराम कर रहे हैं, उसने चुपके से बाहर निकल जाना चाहा। सहसा उसे सुनाई पड़ा, रतन। झट पलटकर वह बोली, दादा, तुम सो रहे थे ना? पोस्टमास्टर ने करुण स्वर में कहा, तबीयत कुछ अच्छी नहीं लग रही है, देख तो ज़रा मेरे माथे पर हाथ रखकर। ऐसे निपट अकेले प्रवास में घोर वर्षा में बीमार देह ज़रा सेवा पाने की इच्छा करती है। गर्म माथे पर चूड़ियों वाले गर्म हाथों का स्पर्श याद आ जाता है। इस घोर प्रदेश में बीमारी के कष्ट से पीड़ित ऐसा सोचने का जी करता है कि बगल में स्नेहमयी नारी के रूप में माँ या दीदी बैठी हो। यहाँ इस परदेश की अभिलाषा व्यर्थ न गई। बालिका रतन अब बालिका न रही। उसी क्षण उसने जननी का स्थान ले लिया। वैद्य बुला लाई, वक्त पर दवा की टिकिया खिला दी, रात भर सिरहाने बैठी जागती रही, खुद ही जाकर नाश्ता बना लाई और 100 बार पूछती रही, क्यों दादा, कुछ आराम मालूम पड़ता है? बहुत दिनों बाद पोस्टमास्टर कमज़ोर शरीर लेकर रोगशैया से उठे। उन्होंने मन ही मन इरादा कर लिया कि बस अब और नहीं, यहाँ से किसी भी तरह तबादला कराना ही है। इस जगह की अस्वास्थ्यकर आबो हवा का उल्लेख कर फौरन उन्होंने कलकत्ता के अधिकारियों के पास अर्जी भेज दी। तीमारदारी से छुट्टी पाकर रतन दरवाजे के बाहर फिर अपनी जगह पर जा बैठी, लेकिन पहले की तरह उसकी बुलाहट नहीं हुई। बीच बीच में वह झांक कर देखती कि पोस्टमास्टर अनमने से तख्त पर बैठे हैं या चारपाई पर लेटे हुए हैं। रतन जब बुलाहट की प्रतीक्षा में बाहर बैठी रहती थी, तब वह बेचैनी से अपनी दरख्वास्त के जवाब की प्रतीक्षा करते रहते। बालिका दरवाजे के बाहर बैठी अपना पुराना पाठ 1000 बार पढ़ती रही। उसे डर था कि जिस दिन अचानक उसकी बुलाहट होगी, उस रोज़ कहीं संयुक्ताक्षरों का पाठ वह भूल गई तो। अंत में हफ्ते भर बाद एक दिन शाम को पुकार हुई। व्याकुल हृदय से रतन भीतर गई और बोली, दादा, मुझे बुला रहे थे? पोस्टमास्टर बोले, रतन, मैं कल ही जा रहा हूँ। रतन, कहाँ जा रहे हो दादा? पोस्टमास्टर, घर जा रहा हूँ। रतन, फिर कब आओगे? पोस्टमास्टर, फिर नहीं आऊँगा। रतन ने फिर कोई बात नहीं पूछी। पोस्टमास्टर ने खुद ही उससे कहा कि उन्होंने बदली की अर्ज़ी दी थी, वह अर्ज़ी मंजूर नहीं हुई, इसलिए नौकरी से इस्तीफ़ा देकर घर जा रहे हैं। बहुत देर तक कोई कुछ भी न बोला। दिया टिमटिमाता रहा और एक जगह मड़ैया के पुरानी छाजन से चूकर एक मिट्टी के सकोरे में टप टप बारिश का पानी टपकता रहा। कुछ देर बाद रतन धीरे से उठकर रसोई में रोटी सेकने चली गई। दूसरे दिनों की तरह उसमें फुर्ती न थी। शायद बीच बीच में बहुत सी चिंताएं उसे आ घेरती थीं। पोस्टमास्टर का भोजन समाप्त होने पर बालिका एकाएक पूछ बैठी, दादा, मुझे अपने घर ले चलोगे? पोस्टमास्टर ने हंसकर कहा,
सो कैसे हो सकता है? किन किन कारणों से वे उसे नहीं ले जा सकते, यह बताने की ज़रूरत उन्होंने न समझी। रात भर जागते हुए या सपने में बालिका के कानों में पोस्टमास्टर की वह हंसी गूंजती रही। सो कैसे हो सकता है? सवेरे उठकर पोस्टमास्टर ने देखा कि उनके नहाने का पानी तैयार है। कलकत्ता की आदत के अनुसार वे बाल्टी में भरे हुए पानी से नहाते थे। कब किस वक्त वे जाएंगे, यह बात वह बालिका किसी कारण ना पूछ सकी थी। इसलिए कहीं भोर सवेरे की ज़रूरत ना पड़ जाए, यह सोचकर रतन रात रहते ही नदी से पानी भर लाई थी। स्नान के बाद रतन की पुकार हुई। रतन चुपचाप घर के भीतर गई और आज्ञा की प्रतीक्षा में उसने एक बार मालिक के मुंह की ओर खामोश होकर देखा। मालिक ने कहा, रतन, मेरी जगह पर जो बाबू आएंगे उन्हें मैं बता जाऊंगा कि तुझे मेरी ही तरह जतन से रखें। मैं जा रहा हूँ, इसीलिए फिक्र मत कर। इसमें संदेह नहीं कि ये बात अत्यंत स्नेह भरे और करुण हृदय से निकली थी, लेकिन नारी हृदय को कौन समझ सकता है। रतन ने बहुत दिन तक मालिक की बहुत डांट फटकार सही है, लेकिन यह कोमल बातें उससे नहीं सही गईं। सहसा वो फफक कर रो पड़ी, बोली, नहीं, तुम्हें किसी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं भी नहीं रहना चाहती हूँ। पोस्टमास्टर ने रतन का ऐसा व्यवहार कभी नहीं देखा था, इसलिए विस्मित रह गए। नया पोस्टमास्टर आया। उसे सब बातें समझाकर पुराने पोस्टमास्टर चलने की तैयारी करने लगे। जाते वक्त रतन को बुलाकर कहा, रतन, मैं तुझे कभी कुछ दे नहीं सका, आज जाते वक्त तुझे कुछ दिए जा रहा हूँ। इससे तेरे कुछ दिनों का काम चल जाएगा। अपने राह खर्च के लिए कुछ रुपए रखकर तनख्वाह के जितने रुपए थे जेब से सब निकाल कर उसे देने लगे। रतन धूल में लौट पड़ी और उनके पैर पकड़कर बोली, दादा, तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, मुझे कुछ देने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, मेरे लिए किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं। इतना कहकर वह वहाँ से दौड़कर चली गई। भूतपूर्व पोस्टमास्टर ने एक गहरी सांस ली, फिर कारपेट का बैग लटकाए, कंधे पर छतरी रखे, मजदूर के सिर पर नीले और सफ़ेद रंग की से चित्रित टीन का बक्सा रखवाकर धीरे धीरे घाट की ओर चल दिए। जब वे नाव पर सवार हुए और नाव छूट गई, वर्षा में फैली हुई नदी धरती के आवेश से निकले आंसुओं की तरह चारों ओर झिलमिलाने लगी, तब हृदय में वह एक गहरी टीस का अनुभव करने लगे। एक मामूली गंवई लड़की का करुण मुखड़ा जैसे एक विश्वव्यापी बड़ी और अनकही मर्म व्यथा बनकर उनके हृदय को व्यथित करने लगा। एक बार बड़ी इच्छा हुई कि लौट जाएं, संसार की कोस से छिटकी हुई उस अनाथ बालिका को साथ लेते आएं, लेकिन तब तक बादबान में हवा भर चुकी थी। वर्षा का प्रवाह वेग से बह रहा था। गांव पार कर नदी किनारे शमशान दिखाई दे रहा था और वर्षा प्रवाह पर बहते हुए मुसाफिर के उदास हृदय में इस सत्य का उदय हो रहा था, जीवन में ऐसी बिछड़नें कितनी ही आएंगी, कितनी मौतें आती रहेंगी, इसलिए लौटने से क्या फ़ायदा, दुनिया में कौन किसका है। किंतु रतन के मन में किसी भी सत्य का उदय नहीं हुआ। वह उस पोस्ट ऑफिस गृह के चारों ओर केवल आंसू ढरकाती चक्कर लगा रही थी। शायद उसके मन में क्षीण आशा जाग रही थी कि दादा लौट आएं, और इसी बंधन में फंसी वह किसी तरह भी कहीं दूर नहीं जा सकती थी। हाय रे बुद्धिशून्य मानव हृदय, भ्रांति किसी तरह भी मिटती नहीं।